गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी पर्सनल प्रोनाउन पे। किस पे होगी? पर्सनल प्रोनाउन। किस पे होगी भैया? पर्सनल प्रोनाउन पे। ठीक है, सबको दिख रहा है? आज की क्लास जो होगी वो होगी हमारी पर्सनल प्रोनाउन पे। ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन। तो बेटा जो मैं आज पढ़ाने वाला आपको हूँ वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। और इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे क्लास में जो अभी ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं नरेशन पढ़ा रहा हूँ उस समय। तो नरेशन में एक चेंज आता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन चेंज। तो आज मैंने प्रैक्टिस करवाया, तो जब प्रैक्टिस करवाया तो बहुत से बच्चे जो है उसको चेंज करने में उनको दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से जो है पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने आज जो चुना है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो आइए इसी पे बात करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन पे। देखो ये जो प्रोनाउन है हमारा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। समझ में आया? मैं शुरू से बता देता हूँ प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन को हम बोलते हैं रिप्लेसिंग वर्ड। क्या बोलते हैं? रिप्लेसिंग वर्ड। सबको समझ में आया? ये रिप्लेसिंग वर्ड है। रिप्लेसिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो किसी दूसरे के बदले आ करके उसका काम कर जाए, उसी को बोलते हैं रिप्लेसिंग वर्ड। तो अगर ये किसी के बदले आता है, किसी को रिप्लेस करता है, तो ये किसको रिप्लेस करता है ये भी जानने की जरूरत है। तो प्रोनाउन क्या है? एक रिप्लेसिंग वर्ड है। करता क्या है? रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? नाउन को। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ग्रामर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है कि आप नाउन को रिपीट करें। ग्रामर ये कहता है कि नाउन का यूज जब आप करें तो केवल एक बार करें, और अगर नाउन को दोबारा लिखना पड़े आपको तो नाउन के बदले कोई दूसरे वर्ड आप यूज करिए, पर नाउन को रिपीट ना करिए। तो हम क्या करते हैं, नाउन को रिपीट ना किया जाए, इसलिए नाउन के स्थान पे नाउन का ही काम करने के लिए जिन अदर वर्ड्स का हम यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या हो गई अगर हम देखें तो प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसिंग वर्ड है। काम क्या करता है प्रोनाउन? प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये नाउन को रिप्लेस करता है। अब इसमें जानने की और ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ी एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये नाउन को रिप्लेस करता है। तो ये भी याद रखिएगा कि नाउन के जितने फंक्शन होंगे, नाउन जितना काम करेगा सेंटेंस में, जितने भी काम सेंटेंस में नाउन करेगा, ठीक उतने ही काम सेंटेंस में प्रोनाउन करेगा। अगर नाउन सब्जेक्ट बनता है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनेगा। नाउन ऑब्जेक्ट बनता है तो प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन एडजेक्टिव का काम करता है तो प्रोनाउन भी एडजेक्टिव बन सकता है। समझ में आया? ये सारी बातें याद रखिएगा क्योंकि ये प्रोनाउन जो है ये नाउन को रिप्लेस करता है। तो जाहिर है जितने काम नाउन करेगा ठीक उतने ही काम प्रोनाउन करेगा। ठीक है, तो आज इतनी बात समझ लीजिए। तो हमारा मेन उद्देश्य है केवल पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाना, और इसलिए क्योंकि टॉपिक चल रहा है नरेशन। नरेशन में एक चेंज आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन चेंज। वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं बस केवल पर्सनल प्रोनाउन ही बताऊंगा। शुरू करूं? देखो पर्सनल प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो पर्सनल बना किससे है? अगर मैं देखूं तो पर्सनल बना है पर्सन से। पर्सन का मतलब होता है इंसान। क्या होता है? इंसान। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोनाउन जो इंसान के लिए यूज होते हैं या जो इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान से समझिएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या करते हैं? जो इंसान के लिए यूज होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन बना है किससे? बना है पर्सन से, और पर्सन का मतलब इंसान होता है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन किसको रिफर करता है बेटा? पर्सन को। आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी, कौन कौन है, उन सबसे मिलते हैं। देखिए आई, और फिर क्या है? वी, उसके बाद में यू, फिर क्या है? ही के बाद सी के बाद इट, और उसके बाद में दे। ये टोटल 7 हैं, 7 हैं। ठीक है ना। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। समझ लीजिए ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे जैसे प्यारे बच्चे इनका स्थान बदलेगा तो इनका एक नया फॉर्म क्रिएट होते चले जाएगा। हमने बताया था, जैसे नाउन की डिफिनेशन हम पढ़ते, नाउन इज
नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, नाउन इज नेमिंग वर्ड, समझ में आया। फिर मैंने बताया कि नाउन की डिफिनेशन इस आधार पे पढ़िए कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, किसी की तारीफ, ये सब काम करे वो नाउन है। प्रोनाउन क्या है, यही जो सब्जेक्ट बन जाए ऑब्जेक्ट बन जाए, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। दूसरी बात मैंने एक चीज और यहाँ पे जोड़ा ये है कि बेटा जिनका मेकअप चेंज हो जाता है, ठीक है, जिनका बनावट चेंज हो जाता है, स्थान बदलने पर जिनके बनावट में कुछ अंतर आ जाए, उनको आप क्या बोल सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोल सकते हैं। समझ में आया। तो ये टोटल 7 पर्सनल प्रोनाउन हैं, बट जब इनका स्थान बदलेगा, क्या बदलेगा, स्थान बदलेगा, तो बेटा इनके मेकअप में भी चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक इसके मैं सारे फॉर्म लिख देता हूं। पहले आई है, आई का एक फॉर्म और इसको हम बोल देते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोल देते हैं बेटा, सब्जेक्टिव। एक आपका आएगा ऑब्जेक्टिव, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अस होगा। यू का क्या होगा, यू होगा। ही का क्या होगा बेटा, हिम होगा। क्या होगा, हिम होगा। सी का क्या होगा, हर होगा। इट का क्या होगा, इट ही रहेगा। दे का क्या हो जाएगा, देम। तो ये सब ऑब्जेक्टिव हो गया। इसी का एक पार्ट और निकलता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव केस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव केस। आई का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। वी का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ। क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ। यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। क्या हो जाएगा, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, क्योंकि ये जो यू है ना बच्चा, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है। तो इसका योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। ही की बात करें तो ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। इसके बाद में सी को देख लेते हैं, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव केस है वो क्या हो जाएगा, हरसेल्फ। इट का क्या हो जाएगा, इटसेल्फ। क्या हो जाएगा, इटसेल्फ। और दे का क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स। बात समझ में आया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कहीं पर सेल्फ हो रहा है, कहीं पर सेल्फ हो रहा है। तो बेटा सेल्फ और सेल्फ में कोई अंतर नहीं। ये जो सेल्फ है ये आपका सिंगुलर टारगेट होता है, और जब ये सिंगुलर टारगेट होगा तो इसका जो संबंध होगा, इसका जो इंगेजमेंट होगा वो किसी सिंगुलर के साथ होगा। जो सेल्फ है, क्या है बेटा, सेल्फ है, ये प्लूरल टारगेट होता है, तो इसका इंगेजमेंट किसके साथ होगा, प्लूरल के साथ होगा। क्योंकि आपने नाउन में एक नियम पढ़ा होगा, उसको याद करो। मैंने बताया था कि जब किसी नाउन के अंत में एफ आता है या फिर एफ ही आता है तो ये चेंज हो जाता है वी में। तो बताइए सेल्फ का अंतिम लेटर क्या है, एफ है। अगर हम इसको प्लूरल बनाएंगे, ई एस सफिक्स करेंगे तो क्या करेंगे, इस एफ को हम चेंज कर लेंगे बी में। तो सेल्फ और सेल्फ्स में कोई अंतर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेल्फ आपका सिंगुलर है और सेल्फ जो है वो प्लूरल टारगेट होता है, प्लूरल के साथ इंगेज होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये यहां पर हैं 7 ही। मैंने क्या बताया कि पर्सनल प्रोनाउन इंसान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। संख्या कितनी है, 7 है। लेकिन जैसे जैसे इनका स्थान बदलेगा, इनका मेकअप बदलेगा, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन की यही तो डिफिनीशन है। पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं, क्या है पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन वो हैं जिनका स्थान बदलने पर मेकअप बदले, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा भी आप समझ सकते हैं, इस बात को समझिएगा, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन के अलावा, ठीक है, किसी भी प्रोनाउन का स्थान बदलने पर मेकअप बदलता नहीं है, और जिनका बदलता है उनको हम जो है उनको पर्सनल ही ट्रीट करते हैं। समझ में आया? उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, पर्सनल वाला ही होना चाहिए। अभी इसमें 1-2 मैं और जोड़ दूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब देखो, अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका एक केस निकल कर और आता है जिसको हम बोलते हैं पजेसिव केस। क्या बोलते हैं बेटा, पजेसिव केस। पजेसिव केस जो होता है वो 2 भागों में टूट जाता है। एक इसका पार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक को बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन और दूसरे को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान से समझिएगा। तो आई का जो पजेसिव प्रोनाउन है वो क्या है, माइन है, और आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है बेटा, माई है। इसी तरह अगर वी का देखें तो बी का क्या हो जाएगा, आर्स हो जाएगा, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, अवर होगा। यू की बात करें तो यू का क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा योर्स, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, योर। क्या होगा, योर। ही की बात करें तो ही का क्या होगा बेटा, हिज, और पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होगा। ये यूज
इसको अगर मेकअप के आधार पे देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है, इनका सेंटेंस में जब ये यूज होंगे तब हम जा करके इनको जो है क्लियर कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव यूज हुआ है या प्रोनाउन यूज हुआ है, इस बात को समझिए। उसके बाद में अगर मैं सी की बात करूं तो सी का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर और पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हर। इट की बात करेंगे तो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, जबकि इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स। दे की बात करेंगे तो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा दियर्स, क्या होगा बेटा दियर्स, और पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा इसका देयर। एक बात समझिए, इसको उठा करके जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, सॉरी पॉजेसिव केस का ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पहली चीज तो ये प्रोनाउन नहीं है। अगर हम ये देखें कि प्रोनाउन इस आधार पे देखें कि जो पॉजेसिव जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। तो अगर नाउन को रिप्लेस करता है तो मैंने बताया था जो नाउन काम करेगा वही कौन काम करेगा, प्रोनाउन काम करेगा। तो नाउन भी एडजेक्टिव का काम कभी कभी कर जाता है। अगर नाउन में हम अपोस्ट्रोफे यस लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, वो किसी नाउन की तारीफ ही करता नजर आएगा, किसी नाउन के बारे में बोलता ही नजर आएगा। तो इसी तरह उसको भी पॉजेसिव बोलते हैं, पॉजेसिव केस। भाई नाउन में भी तो पॉजेसिव केस होता है, पर्सनल प्रोनाउन का भी पॉजेसिव केस होता है। तो पॉजेसिव केस यहाँ पर दो भागों में टूट गया है, ध्यान देना। एक पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, एक को पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक चीज याद रखिएगा, ये कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए एक कॉमन नाउन। क्या चाहिए बेटा, कॉमन नाउन। समझ में आया? क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव का सेंटेंस में यूज बगैर कॉमन नाउन के नहीं होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव बगैर कॉमन नाउन के यूज नहीं होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्या है, आपके एडजेक्टिव हैं। क्या है बेटा, एडजेक्टिव हैं। और याद रखिएगा एडजेक्टिव भी दो भाग होते हैं एडजेक्टिव के। तो ये एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट है जिसको आप लोग बोलते हो डिटरमिनर। क्या बोलते हो, डिटरमिनर। समझ में आया? तो ये वाले जो फॉर्म लिखे पॉजेसिव केस का, ये वाला फॉर्म जिसको आप पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हो, इनके बाद में कॉमन नाउन का आना जरूरी है। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया कि माई, और माई के बाद मैंने लिख दिया वेंट। क्या लिख दिया, वेंट। और उसके बाद मैंने लिख दिया टू मार्केट। क्या ये सेंटेंस आपका सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और मैंने बताया कि एडजेक्टिव बगैर नाउन के नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। अगर इसको सही करना है तो इस पॉजेसिव के बाद में हमें एक कॉमन नाउन देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बेटा ये पूरी तरह से एडजेक्टिव है, इनको नाउन चाहिए, बगैर नाउन के ये इस्तेमाल होंगे नहीं। अगर हम सोचे कि इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना ले, नहीं बन सकता है। सही है। अब देखो थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। जैसे इसको मैं साफ कर देता हूं, जैसे ध्यान से समझना। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, ये जो आपके लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए जो ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है बेटा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन उनको कहा जाता है जिसमें बेटा कम से कम एक एडजेक्टिव और नाउन के योग को हम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव और नाउन को जब एक कर दिया जाएगा, एक करने के बाद एक नए शब्द का जो निर्माण होता है, उसी शब्द को क्या बोलते हैं हम, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे मैं माइन की बात करता हूं, तो ये जो माइन है ना, अगर मैं इस माइन को तोड़ूंगा तो इसमें क्या निकलेगा, कम से कम एक एडजेक्टिव होगा और क्या होगा, एक नाउन होगा। जब इन दो चीजें जुड़ी होंगी तब जाकर के माइन का निर्माण हुआ होगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, दिस इज योर, और उसके बाद मैंने लिख दिया बुक। दिस इज योर बुक एंड दैट इज माइन। ध्यान से समझना, दैट इज माइन। तो माइन का मतलब क्या है, यहां पर अगर इस माइन को हम तोड़ेंगे तो इसमें निकलेगा क्या, माई, और दूसरा क्या निकलेगा बेटा, बुक। क्या निकलेगा, और इन दोनों को जब जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद क्या बन गया बेटा, माइन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि नाउन और एडजेक्टिव को जब जोड़ देंगे और जो नई रचना तैयार होगी या नया जो शब्द होता है, उसी को हम पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन में एक नाउन और एक एडजेक्टिव होता जरूर है। समझ में आया? तभी पॉजेसिव प्रोनाउन का निर्माण होगा।
चलो ये भी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर इतनी बात क्लियर होने के बाद एक चीज ध्यान से समझिएगा कि इनको हम दो भागों में पहले अकॉर्डिंग टू पर्सन इनको ब्रेक कर लेते हैं। एक ये पार्ट हम निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, और दो भागों में इसको पहले तोड़ेंगे। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इसको हम बोलते हैं एक्टिव पर्सन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव पर्सन। समझ में आया? इसको बोलते हैं नॉन एक्टिव पर्सन। क्या बोलते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन और एक्टिव पर्सन का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, एक्टिव जब भी यूज कर, एक्टिव का मतलब होता है जो काम करने में सक्षम हो। नॉन एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो काम ना करता हो। यही तो है, इसी आधार पे ध्यान देना है। एक्टिव का मतलब क्या है? जो काम करता हो। नॉन एक्टिव का मतलब है जो काम ना करता हो। अब सपोज करो, जैसे कि मान लीजिए कि हम और आप बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम और आप बात कर रहे हैं। और अगर बात कर रहे हैं तो किसी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो बेटा अगर बात किया जाएगा, किसी से बात करेंगे, तो बात करने के लिए क्या होगा? एक होगा बेटा बोलने वाला, जिसको हम बोलते हैं स्पीकर, और एक होगा आपका लिसनर, और एक होगा जिसके विषय में हम बात करेंगे। तो अब देखो, बात मैं कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मेरी बात को आप सुन रहे हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूं वह इस टाइम यहां पर किसी भी काम में हाथ नहीं बटा रहा है, यानी कि वो कोई काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जिसके विषय में हम बात करेंगे वो नॉन एक्टिव होगा, और जो स्पीकर होगा और जो सुनने वाला होगा उनको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव बोलेंगे। तो एक्टिव क्या होता है? एक्टिव पर्सन वो होता है जो बोलता है। क्या बोलता है बेटा? जो बोलने वाला होगा और जो सुनने वाला होगा, ये दोनों काम करेंगे, इसलिए हम इनको एक्टिव की कैटेगरी में डाल देंगे, इनको एक्टिव पर्सन कह देंगे। और जिसके विषय में बात किया जाएगा वो क्या हो जाएगा? काम नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका नॉन एक्टिव पर्सन। समझ में आया? अब देखो, एक्टिव जब होता है तो इसी को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? इसमें जो बोलने वाला होता है उसको हम कह देते हैं फर्स्ट पर्सन, और जो सुनने वाला होता है उसको हम कह देते हैं सेकेंड पर्सन। समझ में आया? और बाकी जिसके विषय में बात किया जाएगा यानी नॉन एक्टिव, तो नॉन एक्टिव को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। अब मेरा जो समझाने का उद्देश्य है नरेशन को लेकर के वो वही है, क्योंकि मैं अभी प्रोनाउन नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरा उद्देश्य खाली इतना है कि इनका नरेशन में जो चेंज होता है वो किस आधार पे होता है। समझो बात को बेटा। चेंज किस में होगा? जो सामने होगा। जैसे कि मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं, जितने लोग इसको पढ़ेंगे उसमें बदलाव आएगा। आप कुछ बताएंगे हमें, हम और आप जब आमने सामने बैठेंगे तो कुछ कमियां आप में होंगी जो मैं बताऊंगा, कुछ कमियां मेरे अंदर होंगी जो आप बताएंगे। तो अगर हम और आप सामने हैं तो आपके अंदर बदलाव होगा, मेरे अंदर बदलाव होगा। लेकिन वह व्यक्ति, मान लीजिए 3 दोस्त हैं, ठीक है, एक है राम, दूसरा कौन सा है बेटा? श्याम, और एक है मोहन। बात समझ में आया? अब ये दोनों बात कर रहे हैं, राम और श्याम इकट्ठा है, जबकि मोहन जो मित्र है वो वहां से दूर है, कहीं अलग है। सही है? अब क्या कह रहा है? राम कह रहा है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो श्याम कह रहा है ठीक है मैं ये सुधार लूंगा। श्याम कह रहा है राम से मेरे अंदर ये कमी है, तो कह रहा है मैं सुधार लूंगा। लेकिन वहां पर जो मोहन है, मोहन के बारे में तो बोल रहे हैं कि मोहन के अंदर इतनी कमियां हैं, लेकिन मोहन उस समय वहां पे है तो है नहीं। जब है नहीं तो उसके अंदर सुधार नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सुधार किसके अंदर आएगा? जो सामने होगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो जो सुनेगा सुधार उसमें आएगा ना, चेंज तो उसमें आएगा। जिसने सुना नहीं, जिसने पढ़ा नहीं, उसके अंदर तो सुधार आएगा नहीं। दूसरी बात, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कुछ कमियां रह जाएं, तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने काम किया है, आपने काम किया है, मैंने पढ़ाने का काम किया, आपने पढ़ने का काम किया है। लेकिन ना वह व्यक्ति जिसने ना पढ़ने का काम किया है ना पढ़ाने का काम किया, तो उसमें कोई बदलाव ही नहीं आएगा। तो अगर मानकर चलिए मैंने ये आपको पढ़ाया है तो बदलाव किस में होगा? आप में होगा। लेकिन जो पढ़ा नहीं उसके अंदर बदलाव नहीं होगा। और आपने इसको पढ़ा है, कुछ कमियां अगर आपको इसमें दिख रही हैं तो आप मुझे बताएंगे, मैं उनको सुधारूंगा, तो मेरे अंदर बदलाव हुआ। लेकिन जब जो इन सबके बीच में है ही नहीं है तो उसके अंदर बदलाव कैसे आएगा? इस बात को समझिएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि थर्ड पर्सन
वहाँ मौजूद नहीं होता है जहाँ पर एक्शन होता है, इसलिए थर्ड पर्सन में हमेशा कभी भी कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम जब कोई काम किया जाएगा तो ये वहाँ पर होगा ही नहीं, जब ये वहाँ पे होगा ही नहीं तो अच्छा हुआ बुरा हुआ कुछ किसी प्रकार का इस पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ये तो जैसे पहले था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। सही है, चेंज तो उसके अंदर आएगा जो वहाँ पर प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा जब कोई एक्शन किया जाएगा। समझ में आई इतनी बात? चलो आगे बढ़ चलते हैं भैया, ध्यान से देखिएगा। तो ये तो हो गया पर्सन, क्या हो गया, पर्सन हो गया। अब थोड़ी बातें और देख लो। पर्सन हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया कि पजेसिव केस जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन, एक पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा उसके बाद में नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा बेटा? कॉमन नाउन आएगा, क्योंकि बगैर कॉमन नाउन के पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लिखा जाएगा। बहुत बच्चे पूछेंगे सर इसका पोजीशन क्या होगा सेंटेंस में, तो बेटा इसका पोजीशन कोई डिफिनिट नहीं होता, जहाँ इसको कॉमन नाउन मिल जाएगा उसके ठीक पहले आप इसको लगा सकते हैं। सही है, चलिए इसको कॉमन नाउन चाहिए, बस कॉमन नाउन जहां मिलेगा इसका स्थान वही है, ठीक है। अब देखो आगे शुरू करते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा? पर्सनल प्रोनाउन के दो पर्सनल प्रोनाउन को दो पर्सन में हम लिख सकते हैं, एक्टिव पर्सन और नॉन एक्टिव। एक्टिव पर्सन में क्या होता है? स्पीकर आता है, और कौन आता है बेटा? लिसनर आता है। और नॉन एक्टिव पर्सन में कौन आता है? जिसके विषय में बात किया जाए उसको किस में रखते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन, ठीक है। तो स्पीकर को हम बोल देते हैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके विषय में बात किया जाता है उसको हम बोल देते हैं थर्ड पर्सन। सही है। चेंज किस में होगा? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में चेंज होगा, जबकि थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होगा। अब देखो इनको अगर हम पर्सन के आधार पे तोड़ दें तो एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा जिसको अभी आप पढ़ के आए हो कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब स्पीकर, इसको क्या बोलेंगे हम? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब सुनने वाला, इसको बोलने वाला, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? बोलने वाले। इनको क्या बोलेंगे? सुनने वाला। सुनने वाला सेकंड पर्सन। और ये जितने लिखे हुए हैं ये ना बोलेंगे ना सुनेंगे, क्योंकि जब ये वहाँ पर मौजूद होंगे, इस क्लास में मौजूद होंगे, तभी तो सुनेंगे और बोलेंगे भी, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं, तो ना तो सुनेंगे ना तो बोलेंगे। तो ये ना तो बोलेंगे ना सुनेंगे, बल्कि क्या होगा? इन पे लोग बातें करेंगे, इनके बारे में लोग बात करेंगे। इतना प्रसिद्ध होते हैं कि इनके विषय में लोग बात करते हैं। ये किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, ना तो किसी के बारे में बोलना इनको पसंद है और ना तो किसी के बारे में सुनना पसंद है, ठीक है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि इन्हीं के बारे में बात किया जाएगा, इतना ये प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनके विषय में बात किया जाएगा तो इनको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। जब हम नरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, और कौन होता है बेटा? सेकंड पर्सन चेंज होता है। बट ये थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी सारी बातें मैंने वहां बताया किस तरह से चेंज होता है ना। तो अभी मेरा उद्देश्य है कि आपसे सबसे परिचय करा दूं। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। अब देखो ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये रिफ्लेक्सिव केस है। क्या है? रिफ्लेक्सिव केस। किताबों में क्या लिखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना के देते हैं, सही है। तो बेटा रिफ्लेक्सिव जो होता है वो रिफ्लेक्सिव केस होता है। क्या होता है? ये पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट है, स्थान बदलेगा। सपोज करो, देखो जब हम सेंटेंस बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। अब देखो सेंटेंस में क्या आएगी बेटा? कोई वर्ब आएगी। क्या आएगी बेटा? वर्ब आएगी। अब ये वर्ब मान लीजिए कि ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है। क्या है बेटा? ट्रांजिटिव है। तो वर्ब है तो एक बात तो समझ में आ गया कि सेंटेंस में वर्ब के साथ साथ में सेंटेंस तभी बनेगा जब उसको सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेंटेंस होता है। अब मान लीजिए कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसके बाद में क्या आना चाहिए? इसके बाद में आना चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या आना चाहिए भैया? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ये बात याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट या तो बेटा ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ध्यान दो, क्योंकि आगे ध्यान देना। तो ट्रांजिटिव वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन बनेगा बेटा? नाउन या प्रोनाउन। और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन या प्रोनाउन। बात समझ में आया? अब देखना ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में मुझे प्रोनाउन रखना है तो
तो जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन जानते हो, वो प्रोनाउन या तो बेटा आप ऑब्जेक्टिव केस में रख सकते हो या तो उस प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव केस में रख सकते हो। अब रिफ्लेक्सिव केस में कब होगा, मान लीजिए कि ये वर्ब है, वर्ब का मतलब बेटा एक्शन, कोई काम, यहां पर एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली मैं वर्ब रखूंगा, काम कोई रखूंगा। अब देखो अगर काम है तो बेटा उसको करने वाला भी कोई ना कोई होगा, यानी कि उसका कोई ना कोई डूअर होगा, और अगर काम किया गया है तो उस काम का कोई ना कोई रिसीवर भी होगा। बोलो हाँ या ना। एक काम करने वाला होगा, एक जो है उसको रिसीव करने वाला होगा। अगर कोई काम है तो उसका डूअर भी होगा और उसका रिसीवर भी होगा। अब समझो अगर बेटा डूअर क्या है बेटा, क्या मैंने लिखा, डूअर और रिसीवर इक्वल हो जाएं, क्या हो जाएं, यानी डूअर और रिसीवर सेम हो जाए, यानी एक ही हो जाएं, जो डूअर हो वही रिसीवर हो, तो याद रखना कि वर्ब के बाद जो ये ऑब्जेक्ट आएगा ये ऑब्जेक्टिव केस में ना करके रिफ्लेक्सिव केस में आएगा। किस में आएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव केस में आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने शीशे में खुद को देखा, तो देखने का काम किसने किया, मैं डूअर हो गया। देखा किसको, काम किस पे किया गया, खुद ही पे तो काम किया गया। शीशे में किसको देखेंगे, खुद को देखेंगे, तो करने वाला भी मैं, देखने वाला भी मैं, दिखने वाला भी मैं, डूअर भी मैं, रिसीवर भी मैं। तो यहाँ पे वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। सेंटेंस इस तरह से नहीं लिख सकते हो, आई सा और उसके बाद में मी इन द मिरर, ऐसे नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पर जो डूअर है और जो रिसीवर है वे दोनों बराबर हैं, अर्थात कि सेम है। एक ही व्यक्ति है जो डूअर भी है और रिसीवर भी है। अगर डूअर और रिसीवर सेम होगा तो वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट बनकर प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा बल्कि वो रिफ्लेक्सिव केस में होगा। इसलिए ये सेंटेंस ऐसा होगा, आई सा और उसके बाद में क्या हो जाएगा भैया, माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। कहां देखा बेटा, इन द मिरर। ध्यान से समझिए। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, मान लीजिए यहाँ पे वर्ब लिखा है, वर्ब के पहले अगर आपको यूज करना है पर्सनल प्रोनाउन तो ये वाले सारे फॉर्म यूज कर देना है, और अगर वर्ब के बाद आपको यूज करना है तो एक फॉर्म ये यूज होगा वर्ब के जस्ट बाद, और एक फॉर्म ये होगा। ये दोनों के दोनों क्या बन के आएंगे, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आएंगे। ये कब होगा यूज, जब डूअर और रिसीवर सेम ना हो बल्कि अलग अलग हो, यानी डूअर कोई और हो और रिसीवर कोई और हो। जैसे मैंने तुम्हें मारा तो मारने वाला मैं हूं लेकिन मार खाने वाले तुम हो, यानी कि मैंने मारा है, मारने वाला कोई और है, मार खाने वाला कोई और है, तो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैंने कहा मैंने खुद को मारा तो मारने वाला भी मैं हूं और मार खाने वाला भी मैं हूं। तो अगर डूअर और रिसीवर अलग अलग क्षेत्र से हैं या अलग अलग पर्सन हैं या अलग अलग वस्तुएं हैं तो याद रखिएगा वर्ब के बाद में आप क्या रखेंगे बेटा, क्या रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर डूअर और रिसीवर दोनों सेम है तो वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव केस का यूज किया जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, समझ में आ गई ना इतनी बात। अब देखो ये भी बात आपकी क्लियर हो गई कि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के पहले ऑब्जेक्टिव या रिफ्लेक्सिव केस, कहां पर ऑब्जेक्टिव होगा कहां पे रिफ्लेक्सिव होगा, ये दोनों बातें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसकी बात मैंने किया है तो इसकी बात मैंने कर लिया है कि इसके बाद में क्या आएगा बेटा, नाउन आएगा, और वो कैसा नाउन आएगा, कॉमन नाउन आएगा। अब देखो इनके नंबर की बात भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नंबर की भी बात कर लेते हैं। तो इसको पहले साफ कर देते हैं भैया, क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं आई की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, आई को। अगर मान लीजिए मैं आई को सब्जेक्ट बना लेता हूं, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट ही बनेगा, इसको वर्ब के पहले लिखना होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम देख लेते हैं आई। अगर मैं आई की बात करता हूं तो आई आपका कौन सा नंबर में है, सिंगुलर में है। किस में है बेटा, सिंगुलर में है। तो ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको तो मैं हमेशा ये बताता रहता हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, दो तीन बातों को लेकर के दोनों के बीच में समझौता हुआ है। पहला जो समझौता हुआ है वो किसको लेकर के हुआ है, नंबर को लेकर के हुआ है। बताया गया है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी,
सिंगुलर होगी। तो सारी बातें मैं बता चुका हूं। तो ये जो आपका आई है ये सिंगुलर है, तो अगर बेटा सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसे इंगेज होगी, सिंगुलर। लेकिन मैंने बहुत डिटेल में जब पढ़ाया था ये प्रोनाउन, तो बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था। देखो मेरा उद्देश्य खाली था कि चेंज होता है नरेशन में, इनडायरेक्ट में नहीं चेंज होता कौन कौन, लेकिन अब पढ़ाने लगा तो मैंने कहा थोड़ा बहुत और बता दें, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब इंगेज होगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर। लेकिन अगर इस आई का यूज, ध्यान देना, अगर इस आई का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप करते हैं, किसमें करते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फिर बेटा इस आई का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, तो ये सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ जो वर्ब इंगेज होगी वो प्लूरल होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैं लिखता हूं आई डू नॉट, क्या लिखता हूं बेटा, आई डू नॉट राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई सिंगुलर है, लेकिन डू क्या है, प्लूरल वर्ब है, क्योंकि इस डू का अंत एस या ई एस पे नहीं हो रहा है। जिस वर्ब का अंत एस या ई एस पर नहीं होता वो वर्ब प्लूरल होती है, जिस वर्ब का अंत एस या ई एस पर होता है वो सिंगुलर होती है। तो क्या इस वर्ब का अंत एस या ई एस पर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्लूरल है, आई क्या है, सिंगुलर है। लेकिन चूंकि अब इंडेफिनिट में आई का यूज किया है, तो ये दो जगह हैं जहां पर आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब को एक्सेप्ट करता है, समझिएगा। और दूसरा परफेक्ट है, देखो आई हैव, क्या लिखा मैंने, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। आई के साथ अगर देखा जाए तो सिंगुलर है, इसके साथ है जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, है जाना चाहिए, लेकिन आया क्या है, हैव। क्यों आया है, क्योंकि आई का यूज परफेक्ट में हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहा है, इसलिए ये दो कंडीशन है जहां पर आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल लेगा। बाकी हर जगह बेटा आई सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। ये बात क्लियर हो जाती है सबको। चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं जल्दी से, बातें सब क्लियर रखना है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी, ठीक है। हाँ आगे बढ़ चलते हैं। इसके बाद में अगर यू की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, यू आपका सेकेंड पर्सन है, ध्यान देना, यू आपका सेकेंड पर्सन है। अगर मैं यू की बात करता हूँ बेटा तो यू क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ध्यान दो, ये बोलने पे पता चलेगा, जब ये लिखा होगा तो इसको लिखा देख करके आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये बोला जाए कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब है आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आप लोगों के लिए यू इस्तेमाल होगा ये प्लूरल होगा, क्या होगा बेटा। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब है अब जो आपका यू यूज होगा वो सिंगुलर होगा। मैटर ये नहीं करता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन इसके साथ चाहे ये सिंगुलर यूज हो या प्लूरल यूज हो, इसके साथ जब भी कोई वर्ब इंगेज होगी वो किस फॉर्म में होगी बेटा, प्लूरल में होगी, समझिएगा। यानी आई सिंगुलर है लेकिन दो कंडीशन है जहां पे प्लूरल वर्ब लेता है, और यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन वर्ब हमेशा चाहे इसको सिंगुलर यूज किया जाए या प्लूरल यूज किया जाए, वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर लिखा है ही सी इट दे, क्या लिखा है, ही सी इट दे। यहां पर देखो एक छूट गया है बेटा, वी। ये जो वी है ना, इस आई का प्लूरल फॉर्म है। जैसे मान लीजिए नाउन लिखते थे बॉय, और उसके बाद क्या लिख देते थे, बॉयज। दोनों हैं तो एक ही चीज, बट अंतर क्या है, ये जो बॉय है ये ओनली वन को बता रहा है, कह रहा है कि एक ही लड़का है, यानी कि बॉय क्या है आपका सिंगुलर है, और ये जो बॉयज है ये मोर देन वन है, इसका मतलब ये प्लूरल है, लेकिन दोनों हैं तो एक ही, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, बस अंतर इतना है। वही चीज आई और बी में है, आई और बी दोनों एक ही चीज है, लेकिन आई क्या है बेटा, सिंगुलर है, और बी क्या है, उसी का प्लूरल है। समझ में आया। अगर मैं बोलता हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं या मैं मैच खेलता हूं, तो मैं अपने अकेले की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हमें ज्यादा अपने मित्रों को भी शामिल करना है तो हम बोलेंगे हम मैच खेलते हैं। तो अगर मैं हम बन जाए तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो आई सिंगुलर और बी क्या होता है आपका, प्लूरल होता है। चलिए यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसका कोई नया फॉर्म नहीं आएगा कि प्लूरल में क्या होगा, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहेगा। अब थर्ड पर्सन की बात कर लेते भैया। तो थर्ड पर्सन की देखो यहां पर ये जो ऊपर के तीन हैं, ही सी इट, क्या है बेटा, एक बात और याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता है ना, अगर हम इसको जेंडर
के आधार पे देखें बेटा तो ये जो आई वी यू है इनका यूज हम मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए कर सकते हैं, यानी स्त्री के लिए भी कर सकते हैं और पुरुष के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो जैसे आई का प्रयोग होता है, मैं का प्रयोग एक लड़का भी कर सकता है, एक लड़की भी कर सकता है। वी का प्रयोग एक लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकता है। और यू हम लड़की को भी कह सकते हैं और लड़के को भी कह सकते हैं। तो अगर हम इनको बोलें तो देख सकते हैं कि इनमें जो जेंडर है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, लेकिन जो थर्ड पर्सन है ये जेंडर के आधार पे भी डिवाइड होता है। किसके आधार पे? जेंडर के आधार पे भी ये डिवाइड होता है। ध्यान देना, किसके आधार पे भैया? जेंडर के आधार पे भी ये क्या होता है? डिवाइड होता है। ध्यान देना, ये जो ऊपर के 3 लिखे ही सी इट, ध्यान देना, ही सी इट जो होते हैं इनको सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? और इन तीनों का प्लूरल कौन है भैया? दे। अगर मैं लिखता हूं गर्ल, ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूं बेटा गर्ल तो गर्ल के लिए मैं क्या लगाऊंगा? सी। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं गर्ल्स तो गर्ल्स के लिए मैं क्या लगाऊंगा? दे। इसी तरह अगर मैं बॉय लिखता हूं तो बॉय के लिए मैं क्या लगाऊंगा बेटा? ही लगाऊंगा। और अगर मैं बॉयज लिखता हूं तो बॉय के लिए क्या लगाऊंगा? दे लगाऊंगा। बोलो क्लियर नॉट क्लियर? सही है। तो इसके लिए जो है यही होता है। और इन तीनों का प्लूरल कौन होता है बेटा? दे होता है। ध्यान देना, ही जो होता है, अब देखो यहाँ पर अभी आई बी यू हमने कहा कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, चाहे लड़का यूज करे इनका चाहे लड़की यूज करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, अगर मान लीजिए कि लड़का है, क्या है बेटा? लड़का है, यहाँ पर जेंडर देखना है। ही जो है ये केवल मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है, सी फेमिनिन जेंडर के लिए होता है और इट न्यूटर जेंडर के लिए होता है। बेटा न्यूटर जेंडर का मतलब ये नहीं होता नॉन लिविंग, ये बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी मैं बता के आया हूं कि इंसानों के लिए यूज होता है। तो इट न्यूटर का मतलब क्या होता है? न्यूटर का मतलब होता है कि ऐसे नाउन जिनका जेंडर क्लियर नहीं हो उनको हम न्यूटर में रख देते हैं, चाहे वो जीवित हो या जीवित ना हो, लिविंग हो या ना हो। समझ में आ रहा है? तो भैया ध्यान देना है कि ये तीनों सिंगुलर हैं, ये इसका प्लूरल है, ये मैस्कुलिन के लिए, ये फेमिनिन के लिए, ये न्यूटर के लिए। और ये जो दे होता है ये मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर तीनों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इन तीनों का प्लूरल फॉर्म है। ध्यान देना। अब भैया अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक सब्जेक्ट और बेटा एक वर्ब, 2 ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या कराया गया? एग्रीमेंट कराया गया। एग्रीमेंट किन किन बातों पे समझौता हुआ? तो जो सबसे पहला समझौता हुआ वो नंबर को ही लेकर के हुआ। समझ में आया? किसको लेकर के हुआ? नंबर को लेकर के हुआ। तो यही बताया गया है। और ये सब क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनेंगे बेटा। तो अगर ये सब्जेक्ट बनेंगे तो इन्हीं के अनुसार तो वर्ब आएगी, फाइनाइट वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। यही तो समझौता हुआ, इसी को तो बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। समझ में आया? विरोध में तो आ नहीं सकती। तो जो आपका पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर होगा वर्ब सिंगुलर होगी, जो प्लूरल होगा वो प्लूरल होगी। सही है? तो इस प्रकार से सारे आप देख चुके हैं। ये आपके रिफ्लेक्सिव है, मैंने बता दिया। रिफ्लेक्सिव जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट होता है, कोई नया प्रोनाउन नहीं होता है। समझ में आया? अंतर क्या है? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, काम करने वाला यानी डूअर और रिसीवर सेम हो जाएं, तो ऑब्जेक्टिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव का प्रयोग ना करके रिफ्लेक्सिव का हम प्रयोग करते हैं। दोनों में भिन्नता रहे, यानी काम करने वाला कोई और हो, झेलने वाला कोई और हो, तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो इसी को आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर हो गया है। बाकी जो है जो पढ़ाने का उद्देश्य था वो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो आज के लिए बच्चा इतना ही, ठीक है? बाकी जो है फिर जो होगा, ठीक है? थैंक्स।